Hello and welcome to ESRL. I am your biology educator Dr. दीक्षा। तो बच्चों आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चैप्टर है अपना लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल बोर्ड में ज़रूर आएंगे। आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रैक्टिस बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो अभी ये आपके लिए पीक टाइम है। क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। एंड गेम में इनरोल हो जाओ बच्चों, फोड़ने के लिए, मचाने के लिए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ सक्सेस हो चुके हैं, आप भी हो जाओगे। तो प्लीज़ 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 अभी भी अगर डाउट है कहीं कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, तो यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट। ठीक है बच्चों, आदिश्री हमारे साथ गोवा बोर्ड में फर्स्ट रैंक लेके आ चुकी है एंड गेम के साथ इनरोल होके, तो आप भी लेके आ सकते हो। अभी भी टाइम है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम 4 प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला क्या है, न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। इन चारों प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, हमें पता है अमीबा कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होने के साथ सिर्फ एक ही सेल होने की वजह से फूड कहाँ पे, इसका डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, फूड वैक्यूल में। एक सेल ही अंदर फूड लेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, एसिमिलेशन करेगी एंड वहीं से बाहर अपनी बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देती है। तो आंसर इज ए, फूड वैक्यूल। ठीक है, आगे हम देखें। ठीक है, सभी का आंसर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता इसके पास। स्यूडोपोडिया होते हैं, पर फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल में होता है। क्लोरोप्लास्ट की तो कहीं इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन से। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या असर्शन सही है, रीजन सही है। क्या असर्शन और रीजन दोनों सही होने के बावजूद क्या रीजन असर्शन से को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। असर्शन क्या बोलता है, इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। अगर ह्यूमंस की बात करें और प्लांट्स की बात करें, दोनों ही किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, पर प्लांट के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि हर एक पार्ट में रेस्पिरेशन अपना इंडिविजुअली चलता रहता है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, है ना, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, लीफ में स्टोमेटा मिलते हैं। अगर वुडी प्लांट्स की बात करें तो लेंटिकल्स मिलते हैं। तो हर एक पार्ट अपना खुद का अपना रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज करता रहता है, तो कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं होती प्लांट में। बिल्कुल सही बात है, और यही लाइन ये बोल रहा है, इन प्लांट्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। असर्शन बिल्कुल सही है। राइट कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना अगर आप ये आंसर सही निकाल पाते हो तो। रीजन क्या है, प्लांट डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। हाँ सही बात है, अगर स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस पे गैसियस एक्सचेंज हो जाता है तो ज़्यादा डिमांड नहीं होती उनमें, है ना। ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़रूरत नहीं होता, बहुत छोटी छोटी पार्ट्स में उनका खुद का रेस्पिरेशन चलता रहता है, गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है। तो प्लांट को एज सच इतना ग्रेट डिमांड नहीं होता गैसियस एक्सचेंज का। ये बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। साथ ही साथ जो रीजन है असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, यानी assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. right? क्या आपने इसका आंसर सही किया, मुझे जल्दी से बता दें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। किससे रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड, है ना। फूड का जो गट में अपनी एलिमेंट्री कलान में जो मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हम बात करें ईसोफेगस की। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां से फूड कहाँ जाता है, माउथ से स्टमक की तरफ जाता है ना। यहाँ पे किस टाइप का मूवमेंट होता है,
पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अगर हम बात करें पूरी एलिमेंट्री कैनाल की या पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सिर्फ एक टाइप का मूवमेंट होता है, दैट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ट्रांसलोकेशन प्लांट के केस में होता है ना, फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट इधर से उधर ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन है ना, वाटर का रिलीज होना वाटर ड्रॉपलेट का फ्रॉम लीफ, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। डाइजेशन तो कोई बात ही नहीं हुई, तो आंसर इज सी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के आपके एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन या इससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, तो जरूर देख के जाएं ऐसे क्वेश्चन। फिर आपका असर्शन रीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। असर्शन क्या कहता है, बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। सही बात है, बाइल कहाँ सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन में होता है। कौन सीक्रेट करता है, आपको ये भी पता है, लिवर है ना, लिवर से सीक्रेट होता है। ठीक है, रीजन क्या है इसका, बाइल जूस कंटेन्स एंजाइम, है ना। हमें पता है अगर हम पूरे अपनी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारा फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, माउथ से फूड जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस जस्ट पास करने का काम करती है माउथ से स्टमक की तरफ। स्टमक में क्या होता है, अपने प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। फिर स्टमक से फूड आता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, चाहे आप बात करें फैट की, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन्स की। तो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना। कंप्लीट डाइजेशन के लिए, फैट का डाइजेशन के लिए कौन मिलता है यहाँ पे, है ना, कौन मिलते हैं, बाइल जूस आता है। और कौन सीक्रेट करता है, लिवर करता है। तो बिल्कुल असर्शन बिल्कुल सही है कि बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट्स को हम क्या बोलते हैं, आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, है ना। ये क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, फैट के डाइजेशन को बोलते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, बाइल जूस कंटेन एंजाइम। सही बात है, बाइल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो असर्शन भी सही है ना। बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, यही करवाता है। और दूसरा क्या है, बाइल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट अपना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही साथ कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता फूड का। और एंड प्रोडक्ट इसमें क्या होते हैं, या तो लैक्टिक एसिड होता है, अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन में जब वो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अगर प्लांट्स की बात करें तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो आंसर विल बी सी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लैक्टिक एसिड, यहाँ पे प्लांट की बात की है ना। अगर लैक्टिक एसिड देखा जाए तो लैक्टिक एसिड ह्यूमन में बनता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन की वजह से बनता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, है ना। तो क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर असर्शन रीजन से है। क्या है असर्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या बोलता है ये, असर्शन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी बनती है, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एंड प्रोडक्ट अपना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मच मोर एनर्जी। अगर यहाँ पे ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, है ना, तो यहाँ पे रिक्वायर क्या होती है, मोर एनर्जी। तो ये आपका असर्शन तो इनकरेक्ट है, फॉल्स है ना। रीजन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड में थे तब से ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अपना पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई रिलेशन तो नहीं है
असर्शन एंड रीजन में कोई रिलेशन नहीं है, साथ ही साथ जो आपका असर्शन है वो फॉल्स है और आपका रीजन क्या है, सही है, पर कहीं ना कहीं उससे कोई लिंक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो अगर आपके वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में दिए जाते हैं तो साथ ही साथ आपको ABC भी दिया जाएगा कि आपको क्या चूज करना है। जहां पे आपका ये आ रहा है, जिस ऑप्शन में ये आ रहा है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो वहां पे क्लिक करके आना। मोस्टली ये थर्ड पे आता है, C पे आता है, तो आंसर विल बी C कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम गेट मिक्स विद फूड इन आवर माउथ। माउथ में हम बात कर ही चुके हैं, डाइजेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन कि हमारा फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले कौन ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए बच्चों क्या यूज होता है, एमाइलेज, है ना। हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं, स्लाइवा मिलता है, स्लाइवा से एमाइलेज रिलीज होता है और एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में, है ना, डाइसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। तो आंसर इज एमाइलेज। ठीक है, क्लियर क्लियर, आंसर इज डी। नेक्स्ट हम देखें, फिर असर्शन रीजन है। असर्शन क्या है, आर्टरीज आर थिक वॉल एंड इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, हमको पता ही है कि आर्टरीज क्या है, थिक वॉल होती है। क्या रीजन है थिक वॉल होने का, क्योंकि ये आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज क्या करती है, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर अवे, यानी ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, अवे दूर ले जाती है ना। तो कैसी है ये, थिक वॉल होती है। क्यों, क्योंकि इसको पूरी बॉडी की ऑर्गन, बॉडी सिस्टम तक, बॉडी की हर एक सेल तक क्या पहुंचाना होता है, ब्लड पहुंचाना होता है। तो इस वजह से कैसी होती है, थिक वॉल होती है। थिक वॉल होने का रीजन हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर से इसमें ब्लड फ्लो होता है, तो इस वजह से ये थिक वॉल होती है। एंड इलास्टिक इन नेचर, बिल्कुल सही, थिक वॉल होने के साथ साथ ये इलास्टिक भी होती है। असर्शन क्या है, ट्रू है, हमें पता है रीजन क्यों ये थिक वॉल होती है, क्योंकि इसको हर एक बॉडी सेल तक ब्लड पहुंचाना होता है, तो बहुत ही प्रेशर के साथ हमारा ब्लड आर्टरीज में जाता है। रीजन क्या है, आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये बात भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, मुझे जरूर बताओ इसका आंसर। ठीक है, जरूर मुझे आंसर करना है इसका आंसर। आर्टरीज आर थिक वॉल एंड इलास्टिक इन नेचर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, होता है। आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे, इन्होंने तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, रीजन नहीं बताया, है ना, रीजन सही नहीं बताया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। यानी assertion and reason both are true but reason is not correct explanation of assertion। सही है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि वो उसको डिफाइन नहीं कर रहा है अच्छे से। होती है थिक वॉल, क्यों थिक वॉल होती है, क्योंकि उसमें ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से फ्लो होता है। और क्यों ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होता है, क्योंकि हर एक बॉडी सेल तक क्या करना होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी सही है, दोनों सही है, दोनों लाइन बहुत सही है, पर उसको रीजन क्या है, असर्शन को सही एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स डिपेंड अपॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टोमेटा से रिलेटेड हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन देखा गया है। डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है या 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, है ना, पूछा जा सकता है कि क्यों, कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है। तो ये कहीं ना कहीं स्टोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हर क्लास में बताती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोमेटा से रिलेटेड, है ना। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन, हमें पता है कि गार्ड सेल्स रहते हैं, इस तरीके के बीन शेप में होते हैं। जब ये पानी क्या प्लांट के पास आता है तो ये पोर ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही पानी की कमी हो जाती है तो ये बंद हो जाते हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा, वाटर इन द गार्ड सेल, बीन शेप में होते हैं, पर जैसे ही पानी आता है तो ये इस टाइप में ओपन हो जाते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, इस टाइप में ओपन हो जाते हैं, है ना। ये जब पानी यहाँ पे आता है तो ये ओपन हो जाते हैं, पर जैसे ही पानी की कमी है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर हम इन द एब्सेंस देखें तो ये इस टाइप में बंद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं,
डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब ठीक से बना नहीं है, ठीक है, इस टाइप में, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, है ना, यही बात होती है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन किसकी वजह से होता है? वाटर इन द गार्ड सेल। अगर पानी आता है प्लांट के पास तो वो ओपन हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, वरना ये श्रिंक हो जाते हैं। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन से रिलेटेड है। असर्शन क्या है? ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है ना, हमें पता ही है। 2 आर्टरीज होती हैं, 4 चैम्बर्ड होता है। रीजन इसका क्या है? वेना कैवा इज द ओनली आर्टरी दैट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? वेना कैवा इज द ओनली आर्टरी, है ना। हमें पता है कि हार्ट का जो राइट साइड पार्ट रहता है वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा एक टाइप की वेन है जो कि बॉडी की सेल से क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को कहाँ लेके आते हैं? राइट ऑरिकल्स में लेके आते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। असर्शन सही है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, है ना, सही बात है, पर ये आर्टरी नहीं होती, ये वेन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। आप देख लेना, आपको अगर असर्शन रीजन देते हैं तो साथ ही साथ ऑप्शन भी देते हैं कि उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना जहां पे आपका असर्शन ट्रू हो जाएगा जबकि रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेना कावा एक टाइप की वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। अभी मैंने जस्ट बताया है जो आपका राइट साइड होता है ह्यूमन हार्ट का वो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है उसमें। तो आंसर इज सी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर असर्शन रीजन से आपका क्वेश्चन है, असर्शन क्या है? पायरुवेट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। रीजन क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका आंसर मुझे जरूर बताना आप बच्चों कि क्या है इसका आंसर। साथ ही साथ मैं भी बता रही हूँ आपको। असर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पायरुवेट इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, बट पायरुवेट जैसे ही अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात करें तो जो पायरुवेट बनता है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से बनता है। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, सही बात है। ये कैसा है? 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जबकि ये 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो आपका असर्शन तो इनकरेक्ट है। इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप टू सेलुलर रेस्पिरेशन। नहीं, ये भी गलत है, फर्स्ट स्टेप में नहीं बनता है ना, ये फर्स्ट स्टेप में नहीं बनता, साइटोप्लाज्म में बनता है, फर्स्ट स्टेप में नहीं बनता। तो आपका क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ई, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। हमें पता ही है ना, फूड का इधर से उधर प्लांट में मूवमेंट क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। हमें ये भी पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए, दैट इज फ्लोएम। जैसे जाइलम क्या करता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जबकि फ्लोएम आपका क्या करेगा? फ्लोएम आपके फूड या सॉलिड पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो आंसर इज सी, ठीक है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू है दोनों ही, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही वेस्कुलर टिश्यू हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से है। असर्शन क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट्स इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। सही बात है, सही बात है ना। वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट का जो प्लांट में, हम प्लांट को जब पानी देते हैं तो नीचे जड़ों में ही देते हैं, और अपवर्ड मूवमेंट है ना, टॉप ऑफ द प्लांट किसकी वजह से होता है? जाइलम की वजह से ही होता है ये, और हमेशा अपवर्ड ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मिट्टी में नीचे पानी जा रहा है, हमेशा अपवर्ड ही होगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सॉल्ट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। बिल्कुल सही, असर्शन इज करेक्ट।
रीजन क्या है? द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। नहीं, यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा बच्चों। रीजन आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इनकरेक्ट है और उसको एक्सप्लेन तो कहीं ना कहीं कर ही नहीं रहा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है कि क्या सही है, क्या गलत लाइन दे रखी है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए असर्शन रीजन से रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बात हम कर चुके हैं बच्चों। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए आपने उसमें डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, स्टोमेटा से रिलेटेड देखे, रेस्पिरेशन के टाइप से रिलेटेड देखे, और यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हार्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड, हार्ट का डायग्राम। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ प्रोसेस आपका 12 to 13 मार्क्स तक आता है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूर बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि लेंदी है पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कितनी कितनी? 38। ठीक है, 2 स्टेप में होता है ना। पहला स्टेप कहाँ होता है अपना? साइटोप्लाज्म में हो जाता है जिससे पायरुवेट बनता है, पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और क्रेब्स साइकिल के थ्रू कितना? टोटल अमाउंट ऑफ 38 एटीपी बना देता है। तो ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, और अभी भी जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज है, बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, है ना, तो एंड गेम में इनरोल हो जाओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।